हमारा दूसरा टॉपिक है बीज सैया के विशेष गुण, यानी बीज सैया के कौन से गुण होने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ भी हम बीज तैयार करें जरूरी नहीं है कि किताब वाली या सीरीज वाली लैंग्वेज हम लिखें, हमें अपने अनुभव बताने हैं। तो बीज सैया के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ रोग ना रहो, पिछली फसल के अवशेष जो हो वो पूर्ण रूप से समाप्त किए जा चुके हों, वहाँ पर कीट व्याधियों की समस्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसे ही वहाँ पर और क्या होना चाहिए कि जो जड़ होती है उसके फैलने के लिए उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए, खुली धूप, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण इत्यादि प्राप्त होते रहना चाहिए, सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसी विशेष गुण बीज सैया के होने चाहिए ताकि बीजों के अंकुरण के पश्चात उसे जीवन यापन में कोई असुविधा ना हो। खरपतवार के लिए विशेष स्थान जो वहाँ पर जैसे छुटते हैं वो नहीं होने चाहिए। जो फसल अवशेष के जो चीज़ें जैसे मान लो खेत के साइड में आती हैं या झाड़ी वगैरह होती हैं खेत के अगल बगल, ये सब नहीं होनी चाहिए। और जब ये सब नहीं होगी तो बीज अच्छे से तैयार होता है। भू परिष्करण, भू परिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो खेतों में फसल लगाने से पहले उसकी जुताई गुड़ाई निराई करने के लिए फसल को खेत को तैयार करना भू परिष्करण कहलाता है। इसकी शुरुआत 1731 में जेन्थ्रो टुल ने की थी। उससे पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन जेन्थ्रो टुल ने इसको बताया कि भूमि को बारीक तोड़ा जाना चाहिए, बहुत ही बारीक करना चाहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को चूसते हैं। क्या? मिट्टी को चूसते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी आगे चल करके गलत हुई, क्योंकि अगर पौधा जो है वो मिट्टी खा रहा होता तो मिट्टी तो समाप्त हो जाती, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जेन्थ्रो टुल के अनुसार क्या था? मिट्टी को बहुत ही बारीक करो, तोड़ो, जितना तोड़ोगे जितना बारीक करोगे पौधा उतना ज्यादा सरवाइव करेगा। ये किसने कहा? जेन्थ्रो टुल ने। और उस समय जेन्थ्रो टुल ने क्योंकि वो चीजें देखी थी, जानी थी, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व रहते थे तो उसे तोड़ मरोड़ करके पौधे को मिलने में आसानी होती थी। इसी वजह से भू परिष्करण का जनक किसे कहा जाता है? जेन्थ्रो टुल को कहा जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन आधुनिक युग के जो भू परिष्करण के जनक हैं जीरो टिलेज, उसके कौन है? एसएस बेंस। बात करते हैं भू परिष्करण के प्रकार। तो भू परिष्करण के प्रकार कितने होते हैं? तो भू परिष्करण को मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक भू परिष्करण या प्राथमिक भू परिष्करण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें यह होता है जो पिछली फसल लगी है वो काटने के बाद जो उसके अवशेष बचेंगे और अगली फसल की बुआई तक, यानी पिछली फसल की कटाई से और अगली फसल की बुआई से पहले, क्लियर हुआ? तक का मतलब है पहले जो भी तैयारी की जाती है उसे प्रारंभिक भू परिष्करण या प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। इसे प्राइमरी टिलेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जुताई, गुड़ाई, हैरो चलाना, पाटा लगाना, भूमि को समतल करना, ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है या सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? इसमें क्या होता है? बुआई से लेकर, यानी यहां तक कौन सी हो गई? प्राइमरी टिलेज। अब इसके आगे यहां से लेकर के इसकी, यानी बुआई जो फसल लगाई गई है इसकी कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो क्या होती हैं? सेकेंडरी टिलेज होती हैं। अब इसके अंतर्गत एक चीज और आती है, वो क्या होती है? अंतःकर्षण। अब कभी कभी पूछ लेता है अंतःकर्षण क्या है? तो अंतःकर्षण से तात्पर्य यह होता है जो फसल लगी हो उसके बीच में निराई गुड़ाई करना। क्या? जो फसल लगी हो उसके बीच के में निराई गुड़ाई करना अंतःकर्षण कहलाता है। इसमें खरपतवार को निकालना या भूमि की कठोर परत को तोड़ना, ये भी आता है। और द्वितीय भू परिष्करण के अंदर खाद देने की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, ये सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं क्रियाएं। यानी फसल लगाने से लेकर कटाई तक की खेत पर की जाने वाली समस्त प्रकार की क्रियाएं द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती हैं। संबंधी परिभाषाएं, भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं कौन सी होती हैं? यानी बहुत सारे ऐसी भू परिष्करण के प्रकार हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो प्रकार नहीं है, वो उन्हीं के परिभाषाओं के अंतर्गत है कि भू परिष्करण ऐसी होती क्या है। पहला जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण, ठीक है ना? या ऐसा भू परिष्करण होता है जिसमें किसी प्रकार की जुताई गुड़ाई नहीं की जाती है, ठीक है? उस प्रकार के भू परिष्करण को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य भू परिष्करण। फिर आता है न्यूनतम भू परिष्करण। न्यूनतम मतलब जितनी आवश्यकता। ये शून्य भू परिष्करण जो है चीरा पद्धति के तहत गेहूं की बुआई की जाती है, चीरा लगाते हैं और गेहूं को बोते हैं, ठीक है? न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब होता है कम से कम भू परिष्करण करना, जिसमें जितनी कम आवश्यकता हो उतनी ही किया जाए। ज्यादातर ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां बलुआर मिट्टी होती है, क्लियर हो ना? बलुई मिक्स होती है। लता वर्ग या कहा जाए तो खीरा, ककड़ी, तोरई जैसी खेती इन्हीं क्षेत्रों में
की जाती है। फिर आता इष्टतम भू परिष्करण। इष्टतम का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरत है उतनी ही करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। ये इसलिए होता है ताकि हम भूमि की पटल को या उसकी दशा को सुधारने में मदद कर सकें, या मिट्टी की दशा खराब ना हो, या उसकी प्रोफाइल ज़्यादा टूटे ना। फिर हम बात करते हैं अभिसामयिक भू परिष्करण। अभिसामयिक का भू परिष्करण मतलब क्या होता है, जो पिछली फसल के अवशेष हैं उन अवशेषों को भूमि के अंदर दबाने के लिए जो भू परिष्करण किया जाता है उसे अभिसामयिक भू परिष्करण कहते हैं। इसमें क्या होता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फसल के अवशेष क्या होते हैं, वो मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। संयुक्त भू परिष्करण का मतलब होता है जिसमें जुताई और पाटा एक साथ लगाया जाता हो, यानी एक तरफ से जुताई हो रही हो, दूसरी तरफ से पाटा लगा रहे हो। जैसे ना कल्टीवेटर पीछे सिरावन बांध लेते, उस पर लोग बैठे रहते थे, तो जुताई भी हो रही है और पाटा भी लग रहा है। इसका एक यंत्र भी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, रोटावेटर। लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मिट्टी को बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, ये खराब करता है। फिर बात करते हैं संरक्षण भू परिष्करण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, जो भूमि को संरक्षित किया जा सके, यानी उसकी दशा को सुधारा जा सके, तो उस प्रकार के भू परिष्करण को संरक्षण भू परिष्करण कहते हैं। पलवार भू परिष्करण। पलवार का मतलब क्या होता है, इसमें भू परिष्करण में मिट्टी को ढकने का काम किया जाता है फसल अवशेषों के द्वारा। क्लियर हुआ, ताकि मृदा में नमी बचाई जा सके और पोषक तत्वों को संरक्षित किया जा सके। दिशा निर्देशित भू परिष्करण। दिशा निर्देशित का मतलब क्या होता है कि एक दिशा को हम निश्चित कर लेते हैं और उधर से ही हम जुताई करेंगे। ऐसा इसलिए करते, हो सकता है वहां पर ढाल हो, क्योंकि ढाल के विपरीत अगर करेंगे तो यंत्र चलने में असुविधा होगी। तो हम क्या करते हैं, ढाल की तरफ दूसरी तरफ से लेकर के आते ताकि आसानी से वहां पर जुताई की जा सके, और उधर की मिट्टी को खींचकर इधर ला करके खेत को समतल भी करते हैं। चक्रीय भू परिष्करण। चक्रीय का मतलब क्या होता है, जैसे ये खेत हमारा है तो देखते हो कई बार ट्रैक्टर या तो अंदर से गोल गोल घुमाकर बाहर ले जाते हैं या बाहर से घुमाते हुए अंदर की ओर लाते हैं, इसे चक्रीय भू परिष्करण कहते हैं। रासायनिक प्रति। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी खेत में खरपतवारों की मात्रा अधिक होती है तो वहां भू परिष्करण ना करके रासायन के माध्यम से या शाकनाशियों के माध्यम से हम खरपतवारों को समाप्त कर देते हैं। अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई का मतलब ये होता है कि जो फसल लगी हुई है उस फसल के बीच में हमें कहीं से भी गुड़ाई करनी, इसका कोई नियम या दिशा नहीं होती। मेंथा की जो गुड़ाई है वो अंधी गुड़ाई के ही अधीन है। क्लियर हो गया ना, देखते हो ना मेंथा में किधर से भी किधर की गुड़ाई हम कर देते हैं, उसी को अंधी गुड़ाई कहते हैं। बात करते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या होते हैं, पहला है मृदा में जल धारण की क्षमता को बढ़ाना। इसको कैसे है, क्योंकि जब मिट्टी में कठोर परत ऊपर हो जाती है, जैसे ना मिट्टी में सख्त तय है, यहाँ से यहाँ तक ये सख्त तय है, क्योंकि भू परिष्करण की मानक क्या है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई की जाती है। कितना जी, 25 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई की जाती है। तो हल जब चलता है तो इसमें भू परिष्करण होता है, जिससे जो जल होता है वो मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इससे क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है। वरना ऊपर से क्या होगा, जब बारिश होगी तो जल अन्य स्थानों को बहकर चला जाएगा, तो वो समस्या नहीं होती, मिट्टी के अंदर जल चला जाता है। फिर बात करते हैं मृदा में वायु संचार का बढ़ना। जैसे जल नीचे जा रहा है, वैसे जब ये जुताई हो जाती है तो क्या हो जाता है, रंध्रावकाश हो जाते हैं, खुल जाते हैं, मिट्टी टूटती है। तो इससे क्या होता है, वायु नीचे प्रवेश करती है। वायु के नीचे प्रवेश करने से क्या होता है, ताप कम हो जाता है और मिट्टी भली प्रकार से ऑक्सीजन से भर जाती है, जिससे बीज अच्छे से बढ़ता है या पौधों की जड़ों का विकास होता है। मृदा कटाव को रोकना। अब क्या है, अगर मिट्टी सीधी है, बारिश हो रही है, तो पानी क्या होता है, जब बहता है तो मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है। लेकिन जब ये मिट्टी नीचे क्या होती है, टूटी होती है, ये टूटी है ना, ये ऐसे 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 करके टूटी हुई है, तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है, पहले नीचे जाता है और यहाँ से छन करके बहता है, एक साथ उसको फ्लो नहीं मिल पाता है, पानी को वेग नहीं प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, मृदा कटाव की समस्या कम होती है। खरपतवारों को नष्ट करना, क्योंकि मिट्टी पे जो खरपतवार उगे हुए हैं, ये जो खरपतवार लगे हुए हैं, तो इसको जब जुताई करते क्या करता है, ये पलट देता है और वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, क्योंकि जो पिछली फसल लगे हुए थे या सड़ी हुई थी या खरपतवार थे जिन पे कीट थे, तो वो क्या हो जाते हैं, भू परिष्करण से समाप्त हो जाते हैं। तो काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि खुली धूप, वायु का संचार अच्छी प्रकार से होने लगता है। फिर आता है मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना, यानी फसलों के जो अवशेष हैं या जो सड़े गले पदार्थ हैं या हमने जो गोबर की खाद रखी है उसको क्या करते हैं, जुताई के द्वारा मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जिससे मृदा उपयोगी हो जाती है।